विनी उदासी को धारण किए हुए अपने कमरे के सोफे पर बैठी हुई हैं। दर्श और विक्रम ने विनी को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विनी अपनी मनमानी करते हुए कमरे को बंद करके बैठी रहीं। विक्रम और दर्श हार मानकर अब विनी के कमरे के दरवाजे से चले जाते हैं। अब दोनों विक्रम के कमरे में बैठे हुए हैं। विक्रम नित्या के तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, चाहे मैं जितना भी विनी के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन एक माँ की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। दर्श विक्रम के चेहरे पर उभरते दर्द को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, कभी सोचा है अगर विनी को पता चलेगा कि वह जिसे माँ समझ रही है वह उसकी माँ नहीं है और उसके माँ के मरने की सच्चाई पता चलेगी तो वह क्या करेगी? कहीं वो काव्या से नफरत न करने लग जाए। दर्श की बातें सुनकर विक्रम उसे देखने लगता है। दर्श अपने जज्बात के हिसाब से यह सवाल कर रहा था, क्योंकि जब उसे ये बात पता चली कि ध्रुव ने उसकी बहन को मारा तो उसका तो खून खौल उठा था, और यहाँ नित्या के मरने की वजह तो काव्या ही थी। विक्रम ने तो कभी काव्या और आदित्य को गलत नहीं समझा, लेकिन क्या विनी सच्चाई जानने के बाद काव्या को माफ करेगी या फिर उनसे नफरत करेगी? विक्रम कुछ पल तो शांत सा रहा, फिर शांति को तोड़ते हुए बोलता है, मेरी प्रिंसेस है वो, उसे अच्छाई और बुराई के बारे में अच्छी तरह से पता है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, और जहाँ तक सच्चाई की बात है तो मैंने उसे आज तक सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मैं उसे माँ का प्यार देना चाहता था, लेकिन काव्या की हालत ही ऐसी न रही कि वह किसी को प्यार दे सकें। दर्श शांत सा विक्रम की बातों को सुनता है। दोनों देर तक दोनों एक दूसरे से बात करने में बिजी हो जाते हैं। अब तक दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती बन चुकी थी, जिसमें दोनों बहुत सुकून से साथ रह रहे हैं। दोनों के बीच बातें तब रुकी जब दर्श का फ़ोन रिंग हुआ। दर्श फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर कॉल रिसीव करके बोलता है, हाँ बोलो चैम्प। उधर से ध्रुवंश कुछ बोलता है, जिसे सुनकर दर्श विक्रम को देखता है, फिर हाँ बोलकर कॉल कट कर देता है। शाम के करीब 5 रहे थे। विनी कॉल पर बात करते हुए हॉल से बाहर निकलते हुए कहती हैं, हाँ मैं आ रही हूँ, निकल ही रही हूँ। विनी को बाहर जाता देखकर सीढ़ी के पास खड़े विक्रम, दर्श और श्रेष्ठा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। विनी के निकलते ही वह तीनों भी साथ में निकल जाते हैं। कुछ वक्त बाद विनी पटना के रिवर एरिया में पहुंच जाती हैं। वैसे तो हमेशा यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन आज पूरा एरिया खाली थी। विनी चारों ओर देखकर खुद में बोलती हैं, धीरज ने तो यहीं आने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। एक काम करती हूँ, कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वह कहाँ है। बोलते ही विनी कॉल करने के लिए अपने फ़ोन को ऑन करती हैं। तभी उसे एक आवाज़ आती है, बिग सिस्टर, कल से तो तुम उसी के पास जाने वाली हो, कम से कम आज तो हमारे साथ वक्त बिता लो। आवाज़ सुनकर विनी सामने देखती हैं, जहां ध्रुवंश खड़ा होकर उसे देख मुस्कुरा रहा था। उसके साथ अव्यान भी मौजूद था, लेकिन वह पीठ करके खड़ा था। विनी कुछ समझ पाती उससे पहले पीछे से श्रेष्ठा की आवाज़ आती है, हम तो कब से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बात कहाँ मानती हैं। लेकिन धीरज ने कहा तो तुरंत चली आई। बोलते ही श्रेष्ठा विनी के सामने खड़ी हो जाती हैं। उसके साथ ही विक्रम और दर्श भी खड़े हो जाते हैं। ध्रुवंश सामने से हटता है तो विनी के आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सामने पानी में एक बोट खड़ी थी और उसे व्हाइट कलर के कपड़े और फूलों से सजाया गया था। विनी की हमेशा से चाहत थी कि वह बोट में बैठे, लेकिन उसे पानी की गहराई से बहुत डर लगता था, इसलिए वह कभी नहीं बैठी। ध्रुवंश विनी को देखते हुए बोलता है, शिकायत थी न तुम्हारी कि हम सब तुमसे प्यार नहीं करते। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस घर से जाने ही न दूँ, धीरज को ही यहाँ ठहरने के लिए बोल दूँ, लेकिन उसका भी तो एक परिवार है, एक घर है जिसे मैं उजाड़ नहीं सकता। कोई तुम्हें याद करे या न करे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा बिग सिस्टर। विनी यह सुनकर इमोशनल सी हो जाती हैं और जल्दी से दौड़कर ध्रुवंश के पास जाकर झटके से उसके गले लग जाती हैं। दर्श, विक्रम और श्रेष्ठा भी जाकर गले लग जाते हैं। विनी अपनी इमोशंस को संभाल नहीं पाती और रोने लगती हैं, जिसे देख उसे सब चुप करवाते हैं। कुछ देर बाद विनी बिल्कुल शांत हो जाती हैं। ध्रुवंश अपना हाथ बढ़ा देता है। विनी मुस्कुरा कर उसका हाथ पकड़ लेती हैं। ध्रुवंश विनी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। ध्रुवंश बोट पर चढ़कर विनी को चढ़ाने लगता है। पानी की लहर झल झल करती थोड़ी तेजी से चल रही थी, जिस वजह से बोट हिल रही थी। विनी अपने डर को संभाले चढ़ रही थी, तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ सा जाता है। उसे कुछ होता उससे पहले ही उसका कोई हाथ थाम लेता है। विनी सर उठाकर देखती है तो अव्यान बिना भाव के उसके हाथ को पकड़ रखा था। अव्यान विनी को चढ़ाने में सहारा देता है। विनी के चढ़ते ही सभी बोट पर चढ़ जाते हैं। इसी के साथ शुरू होती है विनी के खुशियों का सफर। गोवा। आदित्य की हालत देखने के बाद आव्या तो जैसे कहीं गुम सी हो गई थी। वह इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं और उसके जहन में बार बार बस आदित्य की बातें और हरकतें याद आ रही थीं। सौरभ डिनर टेबल पर रख कर बैठता है और बोलता है, प्रिंसेस चलो डिनर कर लो। बोलकर सौरभ अपनी प्लेट सीधी करता है, तभी उसे आव्या का एक सवाल भरी आवाज़ सुनाई देती है, चाचू, अगर डैडा की जगह मम्मा होती, अगर डैडा को मरते हुए मम्मा देखती तो क्या उनकी भी डैडा जैसी हालत होती? आव्या के ऐसे सवाल सुनकर सौरभ आव्या को देखता है। आव्या अब भी कहीं गुम थी और वह ये सवाल सामने देखते हुए ही कर रही थी। सौरभ शांत सा आव्या को देखता है। आव्या को सौरभ का कोई जवाब न मिलने से वह सामने से नजरें हटाए सौरभ को देखती हैं और बोलती हैं, अगर मम्मा के जगह डैडा मरते तो क्या? सौरभ प्लेट पर डिनर सर्व करते हुए बीच में ही बोलता है, भाभी आदि के होने से ही सांस ले रही थी,
अगर आदि को कुछ भी होता तो भाभी की सांसें तो ऐसे ही थम जाती। आदि भले पागल हो गया है पर वह जी रहा है, लेकिन भाभी कभी नहीं जी पाती। आदि की दूरी से भाभी जिंदा लाश बन जाती हैं। अगर मान ले कि भाभी अभी जिंदा है पर आदि से दूर है तो उनकी सांसें नहीं चल रही होंगी, बस उसकी धड़कनें सांसों को हिम्मत दे रही होंगी, मतलब उसे एक लाश ही बोल सकते हैं। बोलकर सौरभ खाने की प्लेट आव्या के सामने रखता है। आव्या एक नज़र प्लेट को देखती है, फिर सौरभ को देखते हुए कहती हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मम्मा जिंदा हैं? आव्या के ये बोलते ही सौरभ जो अपनी प्लेट पर डिनर सर्व कर रहा था उसके हाथ एकाएक रुक जाते हैं। वह आव्या को एक नज़र देखता है जिसके आंखों में एक उम्मीद थी। सौरभ आव्या से नजरें हटाकर प्लेट पर डिनर निकालते हुए कहता है, जो कभी हो नहीं सकता उस पर उम्मीद लगाना बेकार है। तुम्हें याद होगा कि हमारे आंखों के सामने पूरा सिंघानिया विला जल रहा था और उस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। मिला तो सिर्फ सबके जले हुए बॉडी और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सौरभ अब सर झुकाए एक बाइट लेता है। आव्या उसे गौर से देखने लगती हैं। सौरभ दूसरा बाइट लेने को होता है कि उसके हाथ अचानक रुक जाते हैं और वह खाने को प्लेट पर गिराए उठने लगता है कि आव्या जल्दी से कहती हैं, अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सौरभ कुछ पल खड़ा रहा और आव्या उसे देखती रही। सौरभ चेयर पर बैठ जाता है और अपना सर झुका लेता है। उसके रोकने की कोशिश की हुई आंसू पानी में गिर जाता है जो छलक उठती हैं। आव्या अपने चेयर को सौरभ की ओर करती हैं और खाने की प्लेट को पकड़कर अपने हाथों से खाने का निवाला बढ़ा देती हैं। सौरभ आव्या का हाथ एहसास होते ही सर उठाता है और आव्या के हाथों से खाना खा लेता है। आव्या के बहते हुए आंसुओं को देखकर प्लेट साइड में रखती हैं और अपने बाएं हाथ से सौरभ के आंसुओं को पोंछती हैं। इतना करते ही आव्या फिर एक बार प्लेट उठाकर सौरभ की ओर और एक निवाला बढ़ा देती हैं, पर इस बार सौरभ वह निवाला आव्या की ओर ही बढ़ा देता है। आव्या चुपचाप सा खा लेती हैं। ऐसे ही दोनों डिनर करते हैं। सौरभ दोनों प्लेट को किचन में ले जाकर धोता है। वैसे तो उसने एक औरत को इन सब कामों के लिए रखा था, लेकिन रात के बर्तन वह खुद धो देता, क्योंकि रुखसार हमेशा उससे कहा करती थी कि जूठी प्लेट को ऐसे ही रात को नहीं रखा करते। रुखसार के आदतों से सौरभ को भी यह आदत लग चुकी थी। सौरभ किचन से बाहर निकलकर देखता है तो आव्या टेबल को साफ कर रही थी। सौरभ आव्या के पास जाकर उसे रोककर कहता है, ये सब तुम्हारा काम नहीं है प्रिंसेस, मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है, तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। हॉस्पिटल का ओनर मेरा दोस्त है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। बोलते हुए सौरभ पूरा टेबल साफ करके साइड में कपड़ा रखता है और आव्या को देखता है। सौरभ आव्या को देखते हुए कहता है, और एक बात याद रखना, तुम्हारी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होनी चाहिए। तुम अपना पूरा नाम यूज़ नहीं करोगी। अगर किसी को पता चला तुम आदित्य सिंघानिया की बेटी हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बोलते हुए सौरभ के चेहरे पर एक डर था। वैसे तो आव्या को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वह आदित्य सिंघानिया की बेटी होने की पहचान न दिखाएं, पर सौरभ के डरे हुए भाव को देखकर वह हाँ में सर हिला देती हैं और सौरभ को गले लगाए गुड नाइट चाचू बोलकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। सौरभ खड़ा हुआ आव्या को अपने कमरे तक जाता हुआ देखता रहता है। जब आव्या दरवाजा बंद करती हैं तब जाकर सौरभ अपने कमरे में जाता है। सुबह आव्या जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए चिल्लाकर कहती हैं, चाचू चाचू कहाँ रह गए आप? पहले दिन ही मैं तो लेट हो गई। आव्या डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैंग रखती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं। किचन से एक औरत नाश्ता लेकर टेबल रख देती हैं और कहती हैं, ये रहा आपका नाश्ता बिटिया। आव्या प्लेट से सैंडविच लेकर खाते हुए कहती हैं, सविता आंटी कम से कम आप तो मुझे उठा देती, पता नहीं ये चाचू कहाँ रह गए। सविता कुछ कहती कि तभी सौरभ कुछ डॉक्यूमेंट आव्या के बैग में रखते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा शुक्र हो प्रिंसेस, मैंने पता नहीं कितनी कोशिश की उठाने की, पर मजाल है कि तुम्हारी आंखें खुले। आव्या मुंह बनाते हुए कहती हैं, हाँ तो पानी डाल देते न चाचू, तब तो मैं उठ जाती। आव्या की बात सुनकर सौरभ उसे देखते हुए कहता है, कोशिश की थी प्रिंसेस, भीगा हुआ बेड सूख गया लेकिन तुम्हारी नींद नहीं खुली। आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसी हैरानी के साथ वह खुद से सवाल करती हैं, क्या मैं सच में इतनी ज़्यादा सोती हूँ? सौरभ उसे अपने ख्यालों से बाहर निकाले कहता है, टाइम हो गया है प्रिंसेस। आव्या सौरभ को देखती है, फिर अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखते ही आव्या जल्दी से बैंग उठाती हैं, फिर झट से सौरभ को हक करके भागते हुए बाहर निकल जाती हैं। उसके हाथ में अब तक सैंडविच था जिसे वह खाते हुए चले गईं। सौरभ आव्या को ऐसा देख सर हिलाकर कहता है, बचपन गुजर गया लेकिन ये हमेशा बच्ची ही रहेंगी। उसकी बात सुनकर सविता मुस्कुरा देती हैं। सविता घर की सर्वेंट थी जिसकी उम्र सौरभ से भी ज़्यादा थी। हॉस्पिटल हेड डॉक्टर से इंस्ट्रक्शन लेकर आव्या जल्दी से अपने डॉक्टर कोट पहनकर अपने केबिन की ओर जाने लगती हैं। उसे एक नर्स केबिन की ओर लेकर जा रही थी। आव्या के कदम बहुत तेज थे, तभी वह किसी से टकरा जाती हैं। आव्या के कदम तेज होने की वजह से वह संभल नहीं पाती और वह एक वार्ड बॉय से टकरा जाती हैं। टकराते ही वार्ड बॉय के पकड़े हुए फाइल से सारे पेपर निकलकर पंखे की हवा से उड़ने लगते हैं। आव्या उड़ते हुए कागज़ों को देखते हुए उस इंसान को देखने की कोशिश करती हैं जिससे वह टकराई थी, पर उसे उस इंसान के पीठ के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। वह इंसान आव्या के टकराने पर भी नहीं रुका था, जिस वजह से वह काफ़ी दूर पहुंच चुका था। उसे तो आव्या के टकराने से जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो।
6 फुट से लंबी हाइट, ब्लैक कलर का कोट और जींस पहना हुआ वह पीछे से ही बहुत देसिंग दिख रहा था। आव्या उसे देखकर धीरे से कहती हैं, अजीब इंसान है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट: विनी विक्रम और नित्या की बेटी हैं। अगर आपने फर्स्ट सीजन पूरी पढ़ी है तो पता होगा कि नित्या वही लड़की है जो काव्या की तरह सेम टू सेम दिखती थी और काव्या की बड़ी बहन भी थी। नाव्या की नज़रें अब तक सामने ही थीं। तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ आती है, आव्या तुम यहाँ। आवाज़ जैसे ही आव्या के कानों पर पड़ती है वह सर घुमाकर देखती है। उसके सामने एक लड़का खड़ा था जिसने इस वक्त डॉक्टर कोट पहनी थी। आव्या उस चेहरे को अच्छे से पहचानती थी। आव्या उसे देखकर बोलती है, हाँ मैंने आज ही ज्वाइन की है। बोलते ही वह अपने डॉक्टर कोट के बेच को दिखाती है जिस पर डॉक्टर आव्या लिखा था। आव्या की नज़र भी उस लड़के के कोट पर जाती है जहां बेच पर डॉक्टर विवान रॉय लिखा था। विवान आव्या को अपना बेच को देखता पाकर हंसते हुए कहता है, ओह मैंने भी कल ही ज्वाइन की है एंड मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी क्रश मेरे करीब काम करने वाली है। थैंक यू सो मच गॉड। बोलते हुए वह हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखता है। आव्या विवान को घूर कर देखने लगती हैं। विवान सामने देखकर कुछ बोलने को होता है पर सामने इस वक्त कोई नहीं था। विवान पीछे मुड़कर देखता है, आव्या जा रही थी। विवान उसके पीछे भागकर जाता है और आव्या के साथ चलते हुए कहता है, आव्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर करके जा रही हो। आव्या चलते हुए बिना भाव के कहती है, मैं यहाँ बात करने नहीं आई हूँ बल्कि अपना काम करने आई हूँ और तुम भी अपने काम पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। आव्या ये बोलकर बहुत तेजी से चलकर अपने केबिन में घुस जाती हैं। वहीं विवान अपने कदम रोककर केबिन को देखता है फिर धीरे से कहता है, खुलेआम मुझे धमकी देकर चली गई। चल यार विवान बाबू, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली, किसी नस पर ट्राई करना पड़ेगा। बोलते ही वह अपने केबिन की ओर बढ़ जाता है। आव्या अपने केबिन के चारों ओर देखती हैं। स्टेथोस्कोप को टेबल पर रखकर वह चेयर को छूने लगती हैं। चेयर को छूते हुए आव्या के चेहरे पर अपने सपने को पूरा करने का एक सुकून दिख रहा था। आव्या हमेशा से चाहती थी कि वह एक डॉक्टर बने और अपने पूरे परिवार का खुद इलाज करें, क्योंकि एक बार गलती से डॉक्टर ने अप्रीता, अर्जुन और प्रीत की बेटी को गलत दवाई दे दी थी जिस कारण वह एक हफ्ते तक बेड पर लेटी रही। उस डॉक्टर को उसकी सजा तो उसकी नौकरी गंवाकर चुकानी पड़ी। उसके साथ ही आव्या के दिमाग में बस डॉक्टर बनने का जुनून सवार हो गया। आव्या का आज पहला दिन था जिस वजह से उसे बहुत सारे पेशेंट न दिया गया। बस 4-5 पेशेंट को देखने के बाद आव्या शांति से आंखें बंद करके चेयर पर टिक कर बैठ जाती हैं। कुछ पल यूं ही शांति से आंखें बंद की ही थी तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आव्या धीरे से आंखें खोल टेबल पर रखे अपने फ़ोन को देखती हैं। फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर आव्या जल्दी से कॉल पिक करती हैं। उसके कॉल पिक करते ही उधर से एक प्यारी सी आवाज़ आती है, आई मिस सो मच दी। आवाज़ सुनकर आव्या के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, आई अल्सो मिस यू सो मच अर्ना। स्वर्णा। पहले तो स्वर्णा की खुशी भरी आवाज़ आ रही थी फिर वह एकदम से मुंह बनाते हुए कहती हैं, दी मुझे कब तक इस बेकार से हॉस्टल में रहना पड़ेगा। अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, मैं आपके पास आ रही हूँ। आव्या उसकी बात सुनकर एकदम से सीरियस हो जाती हैं और थोड़ा सख्ती से कहती हैं, नो अर्ना, और वैसे भी तुम्हारे ग्रेजुएशन 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें खुद आने के लिए कहूँगी। आव्या की सीरियस भरी आवाज़ सुनकर स्वर्णा उदासी से कहती हैं, ओके। ऐसे ही कुछ देर तक आव्या और स्वर्णा अपनी बातों पर मग्न हो जाती हैं। पटना। रात हो चुकी थी। मेन्यू में मेहमानों का स्वागत विक्रम बहुत अच्छे से कर रहा है। उधर विनी को ब्यूटिशियन के साथ उसकी फ्रेंड्स भी दुल्हन बनाने में मदद कर रही हैं। विनी कान में ईयरपोर्ट लगाए धीरज से बात कर रही हैं। धीरज भी इस वक्त शेरवानी पहना है, उसके बटन को उसका दोस्त लगा रहा है। धीरज खुद को आईने में देखते हुए विनी से कहता है, कब ये वक्त निकल जाए और मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनकर देख सकूं। आंखें बंद करता हूं तो तुम्हारा चेहरा, आंखें खोलता हूं तो तुम्हारा चेहरा, अब बस तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं चाहिए। इधर धीरज की बात सुनकर विनी शर्माते हुए खुद को आईने में देखती हैं। विनी धीरे से कहती हैं, आज कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो धीरज अपने सर पर लगाए पगड़ी को देखते हुए बोलता है, जब दुल्हन खूबसूरती की नूर हो और वहीं मेरा प्यार हो तो रोमांटिक तो बनना पड़ेगा न। बोलते ही धीरज हल्का मुस्कुरा देता है। वहीं विनी के होठों पर भी मुस्कान आ जाती हैं। विनी को अब पूरी तरह से सजा दिया गया है। धीरज भी अब विनी से कुछ वक्त बात करके कॉल कट करता है। विक्रम कमरे में आता है और विनी के पीछे खड़ा हो जाता है। विनी चेयर से उठकर तुरंत विक्रम के गले लग जाती हैं। विक्रम विनी के सर को सहलाते हुए कहता है, वक्त का पता ही न चला कब मेरी प्रिंसेस इतनी बड़ी हो गई और आज अपना खुद का घर बसाने वाली हैं। दोनों अलग होते हैं। विक्रम विनी के माथे को चूम लेता है। विनी फिर एक बार विक्रम के गले लगकर कहती हैं, आई लव यू डैडा। एक लड़की पिलर में छिपकर सामने खड़े अव्यान को बहुत ही प्यार से देख रही हैं। अव्यान इस वक्त बालकनी जैसा बना हुआ जगह पर खड़ा है और रात के खूबसूरती को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। उसका साइड फेस उस लड़की को देख रखा था। अव्यान को देखकर वह लड़की अपने आप में ही मुस्कुराने लगी। तभी उसके को कोई थपथपाते हुए बुलाता है, सितारा। सितारा आवाज़ सुनकर तुरंत अव्यान से नजरें हटाए पलट जाती हैं। सितारा सामने देखते हुए कहती हैं, क्या दी, आपने मुझे डरा ही दिया।
उसके सामने खड़ी लड़की उसकी दीदी नितारा थी। नितारा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और ऐसे छुप छुप कर किसे देख रही हो? बोलते हुए नितारा सामने की ओर देखती हैं। अव्यान को सामने देखकर नितारा फिर एक बार सितारा को देखती हैं जो अब शर्मा रही थी। नितारा सितारा की शर्माहट देखकर उसके गाल पर पिच करते हुए कहती हैं, ओह तो ये माजरा है, तुम कहो तो विनी के साथ तेरी भी शादी करवा दूं, बोलकर वह शरारत से मुस्कुरा देती हैं। सितारा अपने गाल को सहलाते हुए कहती हैं, आपके बोलने से क्या होता है दी, माँ पापा तो मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी करवाएंगे, वरना मैं तो कब से अव्यान की बनने के लिए तैयार हूँ। बोलते ही वह फिर से अव्यान को देखती हैं। फिर कुछ सोचते हुए वह नितारा को देखकर कहती हैं, लेकिन दी क्या अव्यान मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहेगा? वो तो मुझे एक नज़र तक नहीं देखता। सितारा का सवाल सुनकर नितारा की मुस्कान फीकी सी पड़ जाती हैं। नितारा ने एक बार विनी से यह सवाल तो किया था कि अव्यान किसी लड़की से तो प्यार नहीं करता। इस पर विनी ने साफ इनकार करते हुए कहा था कि वो किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखता, प्यार तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वह अपनी जिंदगी में किसी लड़की को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा ये कहना बहुत मुश्किल था। फिर भी नितारा अपने बहन को तसल्ली देते हुए मुस्कुराकर कहती हैं, ऐसे कैसे हाँ नहीं कहेगा, मेरी बहन इतनी प्यारी है कि कोई भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, और जब कोई किसी को बहुत शिद्दत से चाहता हो तो भगवान उसे अपने आप उसकी झोली में डाल देते हैं। ये सुनकर सितारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और नितारा को तुरंत गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर करने लगती हैं। कुछ पल में दोनों अलग होते हैं। नितारा सितारा को लेकर चली जाती हैं। वहीं ध्रुवंश आकर अव्यान को लेकर चला जाता है। श्रेष्ठा फूलों का हार एक बड़े से थाल में लेकर बढ़ ही रही थी, तभी उसके सामने से आता हुआ दर्श उसके पास रुक जाता है। श्रेष्ठा दर्श को एक नज़र देखकर कहती हैं, रास्ते से हटो दर्श, मुहूर्त का वक्त हो गया है। दर्श श्रेष्ठा के खूबसूरत चेहरे को देखकर तिरछा मुस्कुराकर कहता है, तुम कहो तो इसी मुहूर्त में हम दोनों शादी कर लें। श्रेष्ठा घूरकर दर्श को देखती हैं, तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, आइडिया अच्छा है अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको डैड बुलाने में। श्रेष्ठा और दर्श एक साथ श्रेष्ठा के पीछे देखते हैं जहां से ध्रुवंश और अव्यान आ रहे थे। ध्रुवंश आगे बढ़कर दर्श के साथ खड़ा होकर बोलता है, मॉम मुझे लगता है अब आपको सिंगल से डबल हो जाना चाहिए। ये सुनकर श्रेष्ठा ध्रुवंश को बुरी तरह से घूरने लगती हैं और गुस्से से कहती हैं, अपनी बकवास बंद करो अंश। बोलते ही श्रेष्ठा एक साथ दोनों को घूरती हैं और वहां से चली जाती हैं। श्रेष्ठा के जाते ही दर्श को अपने हाथ में बहुत तेज दर्द होता है। दर्श अपने हाथ को देखता है जहां ध्रुवंश लाइटर से दर्श का हाथ सेंक रहा था। दर्श तुरंत अपना हाथ हटाकर ध्रुवंश को देखता है। ध्रुवंश का फेस इस वक्त बहुत ज्यादा डार्क था। ध्रुवंश दर्श के आंखों में देखते हुए सर्द भरी आवाज में बोलता है, आज सुन लिया, अगर आइंदा से ऐसी बात मेरे कान में पड़ी तो मैं भूल जाऊंगा कि आपने हमारी जान बचाई है। मेरे डैड को मारने वाले आपके डैड हैं, इसलिए मैं चुप हूं, वरना एक मिनट नहीं लगेगा आपके डैड ऑफ किंग को मारने में। दर्श एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, पॉजिटिव एंड एटीट्यूड इंप्रेसिव, बिल्कुल ध्रुव पर गए हो। बाय द वे, अगर मुझे महबूबा को अपना बनाना होता तो मैं तुम्हें तो कभी नहीं बचाता, इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो, मुझे चोट पहुंचाओगे तो तुम भी बच नहीं पाओगे। बोलते ही दर्श ध्रुवंश का उंगली पकड़कर मोड़ देता है। आह की आवाज के साथ ध्रुवंश अपने हाथ को देखता है। दर्श सीटी बजाते हुए जाने लगता है। इसकी तो मैं। बोलते ही जैसे ही ध्रुवंश दर्श के पीछे जाने को होता है, अव्यान उसके बाजू को पकड़कर रोकते हुए बिना भाव के कहता है, शुरुआत तुमने की थी अंश, अपने दिमाग को शांत रखा करो। वो बस मॉम का ध्यान डाइवर्ट कर रहे थे। ध्रुवंश चिढ़ते हुए अव्यान को देखता है और फिर अपने उंगली को दिखाकर बोलता है, अब मैं इसका क्या करूं, मॉम ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। ध्रुवंश की उंगली थोड़ी मुड़ गई थी। अव्यान उंगली को एक नज़र देखकर आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी गलती की सजा तुम जानो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अव्यान को जाता देखकर ध्रुवंश मुंह बनाकर कहता है, रुडनेस पसंद, इससे अच्छी तो मेरी ट्यूलिप थी, कम से कम मेरा साथ तो देती थी। ध्रुवंश अब अपने उंगली को देखता है और उसे सीधा करने लगता है। ऐसा करने से उसे बहुत तेज दर्द होता है। हार मानकर ध्रुवंश एक रुमाल निकालकर अपने हाथ पर बांधता है और आगे बढ़ जाता है। मंडप पर धीरज और विनी बैठ चुके थे। पंडित जी शादी के बंधन में बांधने के लिए मंत्र पढ़े जा रहा है। धीरज और विनी इस वक्त एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंधने के लिए एकदम तैयार थे। उनके चेहरे की खुशी यह साफ दिखा रही है। देखते ही देखते कन्यादान फेरों से होकर शादी आखिरी चरम तक पहुंच जाती है। धीरज विनी के मांग में सिंदूर भरकर उसे पूरी तरह से अपनी पत्नी स्वीकार लेता है। विक्रम के आंखों में अपनी बेटी को सही हमसफर देने के खुशी की आंसू झलक उठते हैं। धीरज और विनी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशी भरे इन पल जीने के मकसद बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। विनी विदाई के गम में विक्रम से गले लगकर रोने लगती हैं। विनी को रोता देखना चाहते हुए भी विक्रम के आंखों में आंसू आ रहे थे। वह बहुत ही प्यार से विनी के सर को सहला रहा था। विनी अब श्रेष्ठा के गले लगकर रोने लगती हैं। इन सालों में विनी ने श्रेष्ठा को अपनी मां से बढ़कर माना था, जिससे वह उससे बिछड़ने के गम को रोककर जाहिर कर रही थी। ध्रुवंश भी श्रेष्ठा और विनी दोनों के गले लग जाता है, क्योंकि उससे अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। विनी उसके बाद दर्श के गले लगती हैं और आखिर में शांत खड़े अव्यान की ओर जाती हैं और झटके से उसके गले लग जाती हैं।
काफ़ी देर तक अव्यान के हाथ नीचे ही रहते हैं, फिर वह धीरे से विनी के पीठ पर हाथ रखे धीरे से सहलाता है, जिसे देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि अव्यान इतनी जल्दी इन सब चीज़ों को नहीं करता। वहीं सितारा जब अव्यान को ऐसे देखती हैं तो नितारा के कान में धीरे से कहती हैं, हाइदी ये मुंडा कितना सोढ़ा है, मैं तो पागल हो जाऊंगी इसके प्यार में। सितारा की बात सुनकर नितारा उसके सर पर टिपली मारती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। विदाई के बाद सब मेन्यू से घर वापस लौटकर आ जाते हैं। ध्रुवंश स्टडी रूम में जाकर अपने हाथों से रुमाल निकालकर उंगली में दवाई लगाता है। तभी दर्श आकर उसके हाथों से दवाई लेकर उसके साथ सोफे पर बैठ जाता है। ध्रुवंश दर्श को देखते हुए कहता है, अंकल ये क्या कर दिया है आपने, उंगली सीधी ही नहीं हो रही। दर्श मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़कर कहता है, तुम्हें चैंप बुलाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जीत जाओगे, हमेशा ये बात याद रखना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। बोलकर दर्श ध्रुवंश की उंगली एक झटके में फिर एक बार मोड़ता है। ध्रुवंश दर्द से अपने हाथ को पीछे करता है। कुछ पल में उसे एहसास होता है कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है। वह अपनी उंगली करके दर्श को देखता है। दर्श ध्रुवंश को देखता पाकर कहता है, अगर मैं दर्द दे सकता हूं तो उस दर्द का इलाज भी मैं ही कर सकता हूं। बोलते ही दर्श उठकर चला जाता है। ध्रुवंश उसे बस देखता रह जाता है। अगले दिन अव्यान रेडी होकर खड़ा दीवार पर लगी आव्या की तस्वीर को देख रहा है। अचानक अव्यान की नज़र प्रज्ञा की तस्वीर पर जाती है जिसमें सारे बच्चे मौजूद थे। प्रज्ञा आव्या के सामने खड़ी थी। प्रज्ञा को देखते हुए अव्यान के कानों में एक न्यूज रिपोर्टर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। हाल ही में सिंघानिया विला में सभी लोगों के जलकर मौत होने की खबर के बाद अभी ये खबर सामने आई है कि प्रिंस राठौड़ और उसकी बेटी प्रज्ञा राठौड़ जो किसी कारणवश सिंघानिया विला से बाहर गए थे, उनका एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। प्रिंस राठौड़ की बॉडी को उनकी कार जो खाई के साइड रोड में थी वहां से बरामद किया गया। वहां पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि उनकी बेटी खाई में गिर गई। आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अव्यान के कानों में ये खबर पता नहीं कितनी बार ही सुनाई दे चुकी थी। प्रज्ञा के न होने की खबर सुनकर अव्यान ने कभी कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसका चेहरा हमेशा से शांत रहा। उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल समझ नहीं आता कि अव्यान प्रज्ञा के न होने की खबर से डिस्टर्ब है, दुख है या फिर तकलीफ में है। इन सब चीज़ें अगर भी वह फील करता तो उसमें इमोशंस छिपाने की इतना ज़्यादा टैलेंट था कि वह कभी किसी को पता लगने नहीं देता। कुछ वक्त तो अव्यान प्रज्ञा के साथ सभी के तस्वीर को देखता रहता है। तभी श्रेष्ठा अंदर आकर अव्यान के सामने खड़ी होकर कहती हैं, मिल्कशेक। अव्यान श्रेष्ठा की ओर मुड़कर मिल्कशेक की बोतल लेता है और बेड पर बैठकर पीने लगता है। श्रेष्ठा अव्यान को देखकर कहती हैं, अयान ब्रेकफास्ट रेडी है, नीचे जल्दी आ जाना। अव्यान बस हाँ में सर हिला देता है। कुछ देर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। नाश्ते को देखकर ध्रुवंश मुंह बनाकर कहता है, यार मॉम ये आप हमें क्या पत्ते खिला रही हैं, हम गए थोड़ी ही हैं। श्रेष्ठा सबको नाश्ता सर्व करते हुए कहती हैं, कोई नौटंकी नहीं अंश, वैसे भी तुम्हें पता है न डॉक्टर ने तुम्हें हरी सब्जियां खाने को बोला है 1 साल पहले जो तुम्हारे साथ। इतना बोलते ही श्रेष्ठा के हाथ और मुंह एकाएक रुक जाते हैं। वह सर उठाकर ध्रुवंश को देखती है जिसकी गुस्से से नसें उभरने लगी थीं। सबकी नज़र ध्रुवंश पर चली जाती हैं सिवाय अव्यान के। वह चुपचाप बैठा नाश्ता कर रहा था। श्रेष्ठा कुछ बोलती तभी ध्रुवंश झट से अपनी जगह से उठकर तेज कदमों से जाने लगता है। श्रेष्ठा पीछे से बुलाती रहती हैं, अंश नाश्ता तो कर लो, पर कहाँ ध्रुवंश रुकने वाला था, वह बहुत तेज कदमों से बाहर चला जाता है। श्रेष्ठा लाचारी से दरवाजे की ओर देखती रहती हैं। कुछ वक्त तक जब श्रेष्ठा दरवाजे को देखती रहती हैं तो दर्श श्रेष्ठा को देखकर कहता है, गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह खुद कुछ खा लेगा, उसे भी तो तुम्हारी तरह भूख बर्दाश्त नहीं होती। फिलहाल तुम बैठो। श्रेष्ठा दरवाजे की ओर से नजरें हटाए चेयर पर बैठकर कहती हैं, जब भी उस साल की बात करती हूँ तो अंश को गुस्सा आ जाता है। आखिर अंश के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वह बात तक नहीं करना चाहता। तुम सब मुझसे क्या छिपा रहे हो। बोलते ही श्रेष्ठा सबको देखने लगती हैं। विक्रम जल्दी से कहता है, मैं तो यहाँ था ही नहीं। उसका जवाब सुनकर श्रेष्ठा दर्श को देखती हैं। दर्श श्रेष्ठा को देखकर नामे सर हिलाते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता, मुझे तो अव्यान ने कॉल करके हॉस्पिटल बुलाया था। अब श्रेष्ठा की नज़र सीधे अव्यान पर चली जाती हैं। अव्यान बिना किसी की तरफ देखे चुपचाप नाश्ता करने लगता है। श्रेष्ठा थोड़ा सख्ती से कहती हैं, अब तुम बताओगे। अव्यान बिना किसी भाव के बोलता है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मेरी आदत नहीं है। बोलते ही अव्यान जूस पीता है और अपना फ़ोन उठाकर बाहर चला जाता है। श्रेष्ठा सर हिलाते हुए कहती हैं, अपने बाप से भी बड़ा बाप है, इससे बात करना मतलब पत्थर पर अपना सिर फोड़ना। गोवा। इस वक्त आव्या हॉस्पिटल में मौजूद थी। उसके सामने एक बच्ची बेड पर बैठी रो रही है। वह बच्ची रोते हुए बोलती हैं, डॉक्टर आंटी मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत दर्द होता है। आव्या इंजेक्शन को तैयार करते हुए कहती हैं, अच्छा ऐसा है क्या, बहुत दर्द होता है। वह बच्ची इंजेक्शन को देखकर फिर एक बार रोने लगती हैं। आव्या एक नर्स को इंजेक्शन पकड़ाकर उस बच्ची के साथ बेड पर बैठकर कहती हैं, अच्छा ठीक है, नहीं लगाएंगे इंजेक्शन। आव्या की बात खत्म होते ही वह बच्ची शांत हो जाती हैं। आव्या उसके सिर को सहलाते हुए पूछती हैं, आपका नाम क्या है। वह बच्ची आव्या को देखते हुए जवाब देती हैं, कोमल। आव्या कोमल से फिर एक बार सवाल करती हैं,
आप स्कूल जाती हैं? कोमल जल्दी से हाँ में सर हिलाती हैं। आव्या अपने सवाल को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, तो स्कूल में आपको पढ़ना पसंद है या खेलना? कोमल मासूमियत से कहती हैं, मुझे दोनों पसंद हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद है। आव्या मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखे कहती हैं, अच्छा तो कोमल को पढ़ना पसंद है, फिर एकदम से मुंह बनाकर कहती हैं, लेकिन अब तो बुखार की वजह से आप स्कूल नहीं जा पाएंगी। स्कूल नहीं जाएंगी तो कैसे पढ़ेंगी और इंजेक्शन नहीं लेगी तो कैसे बुखार ठीक होगा? कोमल मासूमियत से पलकें झपकाते हुए आव्या को देखती हैं। आव्या उससे कहती हैं, आप अपनी आंखों को हाथ से बंद कीजिए, मैं तुरंत आपको इंजेक्शन लगाऊंगी, फिर आप जल्दी से ठीक होकर स्कूल जा सकती हैं। कोमल काफ़ी देर सोचने के बाद अपने हाथों से आंखों को ढक लेती हैं। आव्या इशारे से नस को इंजेक्शन मांगती हैं। आव्या कोमल से बात करते हुए ही इंजेक्शन लगा देती हैं। कोमल दर्द के एहसास से फिर एक बार रोने लगती हैं। आव्या उसे गोद में उठाकर अपने बैग से एक चॉकलेट निकालकर उसे देती हैं, फिर उसकी मां के गोद में कोमल को रख देती हैं। कोमल एक नज़र अपने हाथ को देखती हैं, फिर आव्या को देखकर रोदू आवाज़ में कहती हैं, अब मैं ठीक हो जाऊंगी डॉक्टर आंटी। आव्या मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती हैं। कोमल और उसकी मां अब केबिन से निकल जाते हैं। आव्या के आज ज़्यादा पेशेंट थे, इस वजह से पेशेंट को चेक करते करते रात हो जाती है। आव्या अपने बैग लेकर केबिन से बाहर निकलती हैं। बाहर जाते ही वह सीधे अपने कार की ओर बढ़ जाती हैं। तभी अचानक विवान सामने आकर बोलता है, हाय आव्या। आव्या विवान को घूरते हुए कहती हैं, भूत बनने की डिग्री ले रहे हो क्या? विवान के चेहरे पर जो रौनक थी वह एक झटके में खत्म हो गई। विवान मुंह बनाते हुए कहता है, यार आव्या, एक बार थोड़ा ढंग से बात कर लो, मेरी भी इज्जत है। आव्या विवान को ऊपर से नीचे देखते हुए कहती हैं, लगता तो नहीं है। इतना बोलते ही आव्या उसके साइड से निकलकर जाने लगती है। विवान बेचारा सा मुंह बनाए कहता है, यार मैं तुम्हारा यहाँ 5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आव्या कार का दरवाजा खोलकर कहती हैं, मैंने तो नहीं कहा था। आव्या अब कार में बैठ जाती हैं और कुछ ही पल में उसकी कार वहाँ से चली जाती है। विवान आव्या की कार को देखता रह जाता है। काफ़ी ज़्यादा रात होने की वजह से सड़कें वीरान थीं। एकदम सुनसान सा रास्ते पर आव्या ड्राइव करते हुए जा रही थी। आव्या के ये सब सफ़र करने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वह अपने आंखों को सामने गड़ाए बस ड्राइव कर रही हैं। वह ड्राइव कर ही रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आव्या फ़ोन को उठाकर रिसीव करके कान से लगाकर कहती हैं, बस चाचू मैं आ रही हूँ। आव्या ने इतना ही कहा था, तभी उसके कार के सामने एक आदमी आ जाता है। आव्या तेज ब्रेक के साथ कार रोकती है, उसी के साथ गन चलाने की आवाज़ आती है। उधर से सौरभ घबराते हुए पूछता है, आव्या ये आवाज़ कैसी थी, कहाँ हो तुम? आव्या सामने देखते हुए धीरे से कहती हैं, मैं आ रही हूँ चाचू। इतना बोलते ही आव्या कॉल कट करती हैं। आव्या सामने देखती हैं, एक आदमी आव्या के कार के बोनट से लगा हुआ था। उसकी नज़र आव्या पर थी, शायद वह आव्या को मदद के लिए पुकार रहा हो। आव्या को उसके थोड़ी दूर पर एक इंसान खड़ा दिखता है। आव्या के कार के फ्रंट लाइट से बस उसके गर्दन तक ही दिख रहा था। उसका चेहरा अंधेरों में डूबा हुआ था। आव्या उसे देखने की कोशिश करती हैं पर नाकामयाब रहती हैं। वह इंसान अपनी गन निकालकर उस आदमी पर गोली चलाता है। वह तब तक गन चलाता है जब तक उसके गन की सारी गोली खत्म न हो गई हो। आव्या आवाज़ की वजह से अपने कान में हाथ रखे थोड़ा झुककर कसकर आंखें बंद कर लेती हैं। कुछ वक्त जब उसे कोई आवाज़ नहीं आती तो वह सर उठाकर सामने देखती हैं। सामने वहाँ कोई इंसान नहीं था और आव्या के बोनट से सटा आदमी मर चुका था। आव्या जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाती हैं। आव्या बाहर आकर उस मारे इंसान को चेक करती हैं जो सच में मर चुका था। कुछ ही वक्त में एम्बुलेंस आकर उसे ले जाती हैं और आव्या भी अपने कार में बैठकर घर की ओर निकल जाती हैं। आव्या के दिमाग में अब बस वही सीन चल रहा था। वहीं सौरभ का कॉल बार बार आ रहा था। सौरभ इधर घर में परेशान होकर आव्या को कॉल पर कॉल किए जा रहा था। वही इधर से उधर घूमकर दरवाजे की ओर देखते हुए कहता है, कहाँ चली गई ये लड़की, मेरा फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रही? उसके इतना बोलते ही दरवाज़ा खुलता है और आव्या अंदर आती हैं। आव्या कहीं गुमसी दरवाजे को बंद करती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। आव्या को देखते ही सौरभ जल्दी से उसकी ओर बढ़ता है और परेशान भरे शब्द में पूछता है, इतनी देर कैसे हो गई? वो आवाज़ क्या थी? तुम ठीक तो हो ना आव्या? आव्या जो अब तक अपने ख्यालों में गुम थी, उसका ध्यान सौरभ के सवालों से टूटता है। वह सर उठाकर सौरभ को देखती हैं। सौरभ के परेशान भरे चेहरे को देखकर आव्या जल्दी से खुद को नॉर्मल करती हैं। फिर बैग को सोफे पर रखकर कहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाचू, और मैं लेट इसलिए हुई क्योंकि आज ज़्यादा पेशेंट थे। आपको तो पता है मैं कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, कल ही ज्वाइन की और आज ही मेरे इतने ज़्यादा पेशेंट आ गए। बोलते ही आव्या प्राउड वाली स्माइल करती हैं। सौरभ जल्दी से बोलता है, और वो आवाज़ जब मैं तुमसे बात कर रहा था तो वो आवाज़ कैसी थी? काव्या अनजान बनते हुए कहती हैं, कौन सी आवाज़? मुझे तो कोई सुनाई नहीं दी। सौरभ इससे आगे कुछ पूछता आव्या जल्दी से कहती हैं, चाचू अब बस भी कीजिए, इतने सवाल तो मम्मा भी नहीं करती थी, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आव्या बैग उठाकर अब अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। सौरभ आव्या को जाता हुआ देखकर खुद से बोलता है, दर्द परेशानी को बहुत अच्छे से छिपाना आता है तुम्हें, जैसे भाभी किया करती थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आधी रात में आव्या के माथे पर पसीने की बूंदें उसके बुरे सपने की पहचान को दिखा रही थीं।
आव्या के सामने इस वक्त एक लड़का खड़ा था जिसका चेहरा बस अंधेरों में डूबा हुआ था। वह वही लड़का था जो आज आव्या ने देखा था। उसने इस वक्त आव्या को कमर से पकड़ा हुआ था। आव्या उसके बहुत करीब थी लेकिन फिर से उसे उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। आव्या बस उसे एकटक देख रही थी। तभी वह लड़का गन निकालकर आव्या के पीछे शूट करता है। गन की आवाज़ सुनकर आव्या अपने सपनों की दुनिया से बाहर आती हैं। आव्या बेड पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगती हैं। वह गिलास उठाकर पानी पीती हैं और अपने पसीने को पोंछकर शांति से बैठती हैं। फिर धीरे से कहती हैं, कौन हो तुम? मेंटल हॉस्पिटल। आव्या आज फिर एक बार आदित्य से मिलने मेंटल हॉस्पिटल आ पहुंची। आव्या आदित्य से मिलने के लिए डॉक्टर मदन से बात कर रही है लेकिन आदित्य के उस बार की हरकत को देखकर वह आव्या को आदित्य से मिलने के लिए साफ साफ मना करते हैं। डॉक्टर मदन आव्या से, देखिए मिस आव्या, आप भी एक डॉक्टर हैं, आपको हमारी बात समझनी चाहिए कि मिस्टर सिंघानिया अब किसी से मिलने के हालत में नहीं हैं। आप पहले दिन ये देख चुकी हैं। आव्या अपनी बात पर डटी हुई कहती हैं, आई नो डॉक्टर, बट प्लीज अपने डैडा से एक बार बात करना चाहती हूँ। आई प्रोमिस आज डैडा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। डॉक्टर मदन कुछ बोलते तभी बाहर से आवाज आती है, डॉक्टर, पेशेंट फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। डॉक्टर मदन ये सुनते ही जल्दी से दौड़ते हुए बाहर की ओर जाते हैं। आव्या भी उनके पीछे जाती हैं। डॉक्टर मदन और आव्या अंदर जाकर देखते हैं तो आदित्य ने इस वक्त वार्ड बॉय को पीछे से गर्दन को बहुत जोरों से लपेटा था। आदित्य को छुड़ाने के लिए दूसरा वार्ड बॉय आदित्य को डंडे से मार रहा था। जैसे ही आव्या ये देती हैं गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह जल्दी से आगे बढ़कर उस वार्ड बॉय को जोर से धक्का देती हैं और जोर से चिल्लाती हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डैडा को छूने की? डॉक्टर मदन तो एकदम से हैरान हो जाते हैं। आव्या सबकों गुस्से से घूरने लगती हैं। सब आव्या से दूर हो जाते हैं। आव्या अब आदित्य के पास जाकर बैठ जाती हैं और उसके कंधे में हाथ रखकर कहती हैं, प्लीज डैडा छोड़ दीजिए उसे। आदित्य ने अब तक उसके गर्दन को अपने दोनों हाथों से दबा रखा था। आदित्य धीरे धीरे बुदबुदाता है, वाइफी को इसने छूने की कोशिश की, इसे मैं मार दूंगा, वाइफी सिर्फ मेरी है। ये सुनकर आव्या नस को देखती हैं। नस डर से सर झुकाए कहती हैं, वो मैम, इसने इस पुतले को छूना चाहा तो ये, इतना बोलते ही वह रुक जाती हैं। आव्या सर घुमाकर साइड में खड़ी पुतले को देखती हैं जिसे खुद आदित्य ने बनाया था। आव्या को अच्छी तरह से याद है जब वह 5 साल की थी तब आदित्य ने काव्या की यह पुतला मिट्टी से बनाई थी। आदित्य ने जब काव्या को ये दिखाया था तब तो काव्या के खुशी का ठिकाना नहीं था। पता नहीं काव्या ने उस दिन कितनी ही तारीफ की थी आदित्य की। ये सब याद करते हुए आव्या के कानों में फिर से उस बॉड बॉय की आवाज़ सुनाई देती है जो आदित्य के चंगुल में फंसा हुआ ही इसके लिए माफ़ी मांग रहा था। आव्या कुछ पल उसे देख अपनी आंखें बंद करके आदित्य के कंधे पर पकड़ कस लेती हैं और थोड़ा तेज आवाज में कहती हैं, प्लीज डैडा, आपको मम्मा की कसम छोड़ दीजिए उसे। ये कहते हुए ही आव्या के गालों पर आंसू लुढ़क जाते हैं। वह ये करना नहीं चाहती थी लेकिन आदित्य को काव्या के सिवाय कोई नहीं रोक सकता। ये बात उसे अच्छे से पता था, इसलिए न चाहते हुए भी आव्या ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कह दिया। काव्या के कसम की बात जैसे ही आई आदित्य ने तुरंत उस वार्ड बॉय को छोड़ दिया। छूटते ही वह वार्ड बॉय वहां से भाग जाता है। आव्या उन सबको घूरती हैं तो सभी वहां से चले जाते हैं। आव्या अब सब कोई से ध्यान हटाकर आदित्य को देखती हैं। उसके शरीर के कपड़े फटे फटे थे। उन फटे जगहों में उसके चोटों का निशान साफ दिख रहा था। आव्या उन चोटों को देखते हुए छूने लगती हैं। वहीं आदित्य की नज़र भी आव्या पर टिक जाती हैं। आव्या की पलकें, उसके होंठ, नाक बिल्कुल काव्या की तरह थी जिसे आदित्य कभी नहीं भूल सकता था। आव्या थोड़ा थोड़ा काव्या जैसे ही दिखती थी। आव्या उन चोटों को छूते ही अपने शरीर में उस दर्द का अनुभव करने लगती हैं। कुछ पल तो आव्या ऐसे ही आदित्य को देखती रहती हैं, फिर झट से उसके गले लग जाती हैं। आदित्य आव्या के ये करने पर कोई रिएक्ट नहीं करता। आव्या आदित्य को गले लगाए आंखें बंद कर लेती हैं। कुछ देर बाद सौरभ और डॉक्टर मदन वहां पर उपस्थित थे। आदित्य चुपचाप सा आव्या के सीने से लगे हुए उसके उंगलियों को टच कर रहा था या यूं कहें खेल रहा था। वहीं आव्या आदित्य के लंबे बालों पर हाथ फेर रही थी। आव्या आदित्य के चेहरे को देखते हुए कहती हैं, ये कोई तरीका होता पेशेंट को ट्रीट करने का? कैसी हालत बना दी आप लोगों ने मेरे डैडा की। डॉक्टर मदन शर्मिंदगी से सिर झुकाए बोलता है, आई एम सॉरी, आइंदा से हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आव्या तुरंत जवाब देती हैं, शिकायत का मौका तो तब देंगे जब डैडा यहाँ रहेंगे। अब 1 मिनट भी मैं डैडा को यहाँ रहने नहीं दूंगी। चाचू, डैडा को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। मैंने भले साइकेट्रिस्ट की डिग्री नहीं ली पर फिर भी मैं एक डॉक्टर हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं ही अपने डैडा का इलाज करूंगी। बोलते ही आव्या कड़वाहट से डॉक्टर मदन को देखती हैं। सौरभ भी गुस्से से डॉक्टर मदन को देखता है और बाहर चलने के लिए कहता है। सारी फॉर्मेलिटी के बाद सौरभ अंदर आता है और आदित्य के बांधे हुए बेड़ियों को खोलता है। आव्या आदित्य को साथ में लेकर उठती हैं और उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाने लगती हैं। सभी की नज़र इस वक्त आव्या और आदित्य पर थी। आदित्य का चेहरा तो कोई देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। कार में आदित्य को बैठाकर आव्या भी बैठ जाती हैं। आदित्य कार में बैठते ही बेचैनी से इधर उधर देखने लगता है। आदित्य को ऐसा देखकर आव्या उसे फिर एक बार अपने सीने से लगा लेती हैं। आदित्य अब बिल्कुल शांत हो जाता है। कार अब अपनी मंजिल पर चलने लगती हैं। पटना एयरपोर्ट पर एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है। उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड चल रहे हैं।
बुजुर्ग होने के बावजूद उसका ऑरा ऐसा था कि वह बुजुर्ग तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है। ब्लैक कलर की शर्ट के ऊपर ब्लैक लॉन्ग जैकेट और सिर पर एक हेट, आंखों में सेड्स। उसके साथ एक औरत और दूसरी ओर एक आदमी चल रहे हैं। वह सब एक जगह जाकर ठहर जाते हैं क्योंकि इस वक्त उनके सामने मीडिया खड़ी थी। तीनों को देखकर मीडिया आगे बढ़ने को होती, तभी बॉडीगार्ड सामने आकर दूर से क्वेश्चन करने का बोलते हैं। मीडिया उनके हाथ में गन देखे थोड़ा दूर होकर सवाल करते हैं, किंग, हमने सुना है नए किंग के चुनाव में 2 लोग खड़े हैं जिसमें एक तो डी और दूसरा टाइगर है, तो आपके एक्सपीरियंस से दोनों में सबसे बेस्ट कौन है? किंग ऐसे सवाल सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और जवाब देता है, डी और टाइगर में मुकाबले की बात की जाए तो दोनों ही समान है, कोई भी किसी से कम नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस से बोलूं तो दोनों ही बेस्ट है, किसी में कोई कमजोरी नहीं है। किंग जवाब देते ही मीडिया की तरफ से दूसरा सवाल आ पहुंचता है, अगर ऐसा है तो आपने किंग में किसका चुनाव पसंद करेंगे, क्योंकि 2 लोग किंग तो नहीं बन सकते। किंग हाँ में सर हिलाकर कहता है, हाँ ये बात तो सही है कि दोनों एक से बढ़कर एक हैं, पर दोनों में से किसी एक को चुनना है जो नामुमकिन है, इसलिए चुनाव मैं नहीं करूंगा। उनके इतना बोलते ही सारे मीडिया में आपस में बातें होने लगती हैं। तभी किंग बोलता है, नए किंग का चुनाव वो दोनों खुद करेंगे, किसे किंग के जगह पर बैठना है वो दोनों ही तय करेंगे। अब मीडिया में एक सवाल उठने लगता है, कैसे? लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए किंग रेडी नहीं था। किंग अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है, सारे बॉडीगार्ड आगे आकर मीडिया को वहां से दूर कर देते हैं। कुछ पल में वह जगह एकदम खाली हो जाती है। किंग अपने सामने खड़ी औरत को कहती हैं, दया, बुलाओ उसे। दया किंग की बात सुनकर तुरंत पीछे मुड़कर बुलाती हैं, सहस्त्रा। आवाज देने के कुछ देर बाद एक लड़की कार से अपना एक पैर बाहर निकालती है जिसमें उसने हिल्स पहनी थी। सहस्त्रा कार से बाहर निकलती हैं जिससे उसके गौरे गौरे हाथ, एक हाथ पर डायमंड की ब्रेसलेट और दूसरे हाथ पर एक वॉच, खुले बाल जो उसके कमर तक आ रही थी, सिर पर एक हेट और आंखों में सेड्स। उसने एक येलो कलर की लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी और ब्लैक कलर की नेट क्रॉप टॉप जिसमें उसका हल्का पेट दिख रहा था। उसके होंठ रसगुल्ले की तरह एकदम सॉफ्ट और गुलाब की पखुड़ी की रंग, वह मॉडल से भी कई गुना खूबसूरत लग रही थी। सहस्त्रा जाकर दिया के पास खड़ी हो जाती हैं। किंग उसे देखते हुए कहते हैं, किंग की नातिन हो पर फिर भी तुम्हें मीडिया से दूर रहना है। सहस्त्रा मुस्कुराते हुए कहती हैं, नाना जी आप किंग हैं, मैं नहीं, और वैसे भी इन मीडिया के सवाल सुनने से तो अच्छा है मैं गाना सुन लूँ, कम से कम दिमाग तो खराब नहीं होगा। किंग के साथ दिया और उसके पास खड़े आदमी जो दिया का हस्बैंड हिमांशु है, तीनों ही हंसने लगते हैं। अब कार में सहस्त्रा किंग के साथ बैठती हैं, हिमांशु और दिया दूसरे कार में बैठते हैं। इधर ध्रुवंश, अव्यान और दर्श टीवी न्यूज को देख रहे हैं। ध्रुवंश सोचते हुए कहता है, हम दोनों खुद चुनाव करेंगे, मतलब क्या है इस बुढ़े का? बुढ़ा सुन दर्श ध्रुवंश को घूरने लगता है। ध्रुवंश दर्श को घूरता पाकर चिढ़ते हुए कहता है, अब क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बुढ़ा है तो बुढ़ा ही ना बोलूंगा, और वैसे भी इसी ने मेरे डैड को मारा है, ऐसे मारा कि आज तक उनकी बॉडी तक नहीं मिली। ये सुनकर अव्यान धीरे से बोलता है, बॉडी? बोलते हुए वह कुछ सोचने लगता है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़का अंदर आता है। दर्श और ध्रुवंश एक साथ उस ओर देखते हैं। ध्रुवंश उसे देखते ही बोलता है, आ गए महाशय, कहाँ थे इतने दिन? में कॉल करते करते थक गया, पर मजाल है कि ये कॉल रिसीव करें। ध्रुवंश के ये बोलने पर सामने वाला कुछ नहीं बोलता, बस अव्यान को देखता रहता है। उसका कोई जवाब ना पाकर ध्रुवंश झल्लाते हुए बोलता है, रोनी अब बताओगे कहाँ थे इतने दिन? रोनी कुछ बोलता, तभी अव्यान बोलता है, मैंने भेजा था इसे। अव्यान के ये बोलते ही सबकी नज़र अव्यान पर चली जाती हैं। अव्यान कुछ सोचते हुए पेपर वेट को घुमाने लगता है। ध्रुवंश थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है, लेकिन क्यों और कहाँ? इस बार अव्यान कुछ जवाब नहीं देता। वह कुछ सोचते हुए टीवी की स्क्रीन को देखता है, फिर थोड़ी देर बाद उठकर बोलता है, रुद्रांश कहाँ है? रुद्रांश का नाम सुनकर तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इन 18 सालों में रुद्रांश की आज तक कोई खबर सामने नहीं आई थी। वह कहाँ है, क्या कर रहा है? पूरी दुनिया के सामने तो वह मर चुका है, उसने अब तक अपने जिंदा होने की खबर नहीं दी थी, लेकिन अब तो उसका नामो निशान ही गायब हो चुका था। अव्यान ने क्या किसी ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया था, लेकिन आज अव्यान ने अचानक ये सवाल उठाया जिससे सभी हैरान थे। ध्रुवंश टीवी की स्क्रीन को देखते हुए बोलता है, मुझे तो लगा था वो कमीना किंग के साथ होगा, और जब नए किंग का चुनाव होगा तब अपने बेटे को जगह देने के लिए कुछ भी करेगा। अगर वह किंग के साथ नहीं है तो इसका मतलब कहीं कोने में छुपकर कुछ प्लानिंग कर रहा होगा या फिर इस दुनिया से टपक गया होगा। ध्रुवंश की बात सुनकर रोनी भी सहमति जताते हुए कहता है, हाँ हो सकता है कि वह मर गया होगा। अव्यान दोनों की बात सुनता है और बिना कुछ बोले कुछ सोचते हुए बाहर निकल जाता है। ध्रुवंश अव्यान को जाते हुए देखता है, फिर उससे नजरें हटाकर दर्श को देखते हुए कहता है, अंकल आपको क्या लगता है? दर्श भी कुछ सोचते हुए कहता है, डेथ हो भी सकता है और नहीं भी, पर मेरे हिसाब से वह नहीं मरा होगा, क्योंकि उस बार भी वह छुपकर वार कर रहा था। इंसान गायब था पर उसने ध्रुव को कई बार मारने की कोशिश की, जिसका ध्रुव को पता तक नहीं चला। और एक बात थी, उसकी जिंदगी में एक लड़की थी जिसे पाने के लिए वह पागल हो रहा था। क्या नाम था उसका?
सोचते हुए दर्श अपने सिर पर टैप करता है, फिर एकदम झल्लाते हुए कहता है, क्या नाम था यार उसका। दर्श सोचते जा रहा था, इधर ध्रुवंश और रोनी उसके बोलने का वेट कर रहे थे। दर्श हार मानकर आह भरते हुए कहता है, आह, याद ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या नाम था उसका, जो भी था, लेकिन रुद्रांश उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। उसी लड़की से उसका बेटा हुआ और वह फिर एक बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, पर रुद्रांश की चंगुल से भागने की कोशिश करते हुए उसने अपने बच्चे को खो दिया था, पर वह रुद्रांश के चंगुल से भाग गई थी। बोलते हुए दर्श रुक जाता है। ध्रुवंश और रोनी बहुत गौर से उसकी बात को सुन रहे थे। आए